नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बस में भीषण आग लग गई है। तो मधुबनी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बस में भीषण आग लग गई। बाल बस में सवार यात्री हालांकि बच गए हैं, जो कि एक राहत भरी खबर है। आपको बताते चले कि अरेरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बस में आग लगी है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बस में भीषण आग लगी। लेकिन राहत की बात यहाँ पर ये रही कि बस में सवार जितने भी यात्री थे वो सभी सुरक्षित हैं। किसी भी जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। अरेर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहाँ पर बस में अचानक आग लग गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मधुबनी की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अरेर थाना क्षेत्र में अचानक एक बस में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि बस में सवार जितने भी यात्री थे वो सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और बड़ी खबर अरवल से, जहां इंजोर पंचायत के मुखिया पर हमला किया गया है। विनय पटेल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। तो अरवल से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर इंजोर पंचायत के मुखिया विनय पटेल की गाड़ी पर फायरिंग की गई। हमले में मुखिया के भांजे जख्मी बताए जा रहे हैं। गेहुआ बिघा गांव के पास ये हमला किया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विनय पटेल, जो कि इंजोर पंचायत के मुखिया हैं, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। अपराधियों के द्वारा हमले में मुखिया का भांजा जो है वो जख्मी बताया जा रहा है। गेहुआ बिघा गांव के पास अपराधियों की ओर से हमला किया गया और पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो अरवल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हमले में मुखिया का जो भांजा है वो घायल बताया जा रहा है। कलेर प्रखंड जाने के दौरान ये हमला किया गया अपराधियों के द्वारा। आपको बता दें, गेहुआ बिघा गांव के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इसमें मुखिया जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनका भांजा घायल बताया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर अररिया से, जहां सीएसपी संचालक से 4,20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट हुई है। नरपतगंज के जेबीसी नहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नरपतगंज के जेबीसी नहर की ये पूरी घटना है, जहां पर एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और 4,20,000 रुपए की लूट की बात इस वक्त इस पूरे मामले में सामने आ रही है। और खबर बांका से, जहां बेखौफ बालू माफिया ने सदर एसडीपीओ और पुलिस टीम को निशाना बनाया है। एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव के सिर में गहरी चोट लगी है। बरहाट पीएचसी में उनका प्राथमिक उपचार जारी है। कोलहत्ता में अवैध बालू खनन की सूचना पर टीम वहां पहुंची। कार्रवाई में 3 बालू से लदे ट्रैक्टर के साथ बालू माफिया प्रीतम यादव को यहां पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद माफिया समर्थकों ने हथियारों से टीम पर हमला कर दिया और जिसके बाद कई लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। एसडीपीओ और पुलिस पर यहां पर हमला किया गया। और उधर हाजीपुर में बालू माफियाओं का पुलिस पर हमला हुआ है। यहां जेसीबी से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई है, जिसमें पुलिसकर्मी हालांकि बाल बचे हैं। मामला हाजीपुर के रामचौरा घाट का बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद बालू माफिया प्रमोद राय और जयमंगल राय उन पर हमला करते गए और पुलिस यहां पर जख्मी बताई जा रही है। नगर थाना को सूचना मिला था कि उन्हीं के क्षेत्र में, नगर थाना क्षेत्र में महारानी घाट के सामने में गंडक नदी में घाट पर लोग मशीन लगाकर जेसीबी के साथ बालू की अवैध खुदाई कर रहे हैं। इस पर जब थानाध्यक्ष स्वयं अपने नेतृत्व में पुलिस दल लेकर के छापामारी के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो बालू का अवैध खुदाई में जो भी लोग लगे हुए थे
वो जेसीबी से पुलिस की तरफ दौड़ाने लगे और हत्या का प्रयास, पुलिस को जान मारने का प्रयास करने लगे। फिर बहुत मुश्किल से पुलिस उन लोगों को कब्जा में लिया। 2 आदमी को रेड हैंड गिरफ्तार किया गया है। वहाँ से 3 ट्रैक्टर बालू लदा हुआ जब्त किया गया है। और एक जेसीबी जिस जेसीबी से पुलिस पर हत्या करने के लिए दौड़ा रहा था, जेसीबी पुलिस के पीछे पीछे, वो जेसीबी भी जब्त कर लिया गया है। और बड़ी खबर लखीसराय से, जहां ठेकेदार के घर से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लुटेरे आए थे। 25 लाख कैश, 10 लाख के गहने की लूट की गई है। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ये लुटेरे आए थे। और आपको बताते चले कि कबैया के जमुई मोड़ के पास की ये पूरी घटना है। 25 लाख कैश और 10 लाख के गहने की लूट की बात यहां पर सामने आ रही है। लखीसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठेकेदार के घर से लाखों की लूट हुई है। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर सभी लुटेरे आए थे। 25 लाख कैश, 10 लाख के गहने की लूट की बात इस वक्त सामने आ रही है। और छपरा के मढ़ौरा बाजार में यूरिया लेने गए किसान आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कुछ किसान विक्रमपुर से आए थे और जबरदस्ती कतार में लगने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कर रहा है सब। और छपरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। 2 किसान जो गुट हैं वो आपस में भिड़ गए। मढ़ौरा बाजार में ये घटना बताई जा रही है। मढ़ौरा बाजार की यूरिया लेने आए थे ये सभी किसान और यहां पर यूरिया की किल्लत की वजह से यहां पर किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई। विक्रमपुर से भी कुछ किसान आए थे, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसानों का जो 2 गुट है वो आपस में ही भिड़ गया और काफी देर तक यहां पर इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नवादा में शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। जमालपुर गांव और गांधी आश्रम इलाके में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही 1200 किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 1 फरवरी यानी कल से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है और इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम आज से शुरू हो रहा है, जो 14 फरवरी तक काम करेगा। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में 1 फरवरी से इंटर का एग्जाम शुरू हो रहा है और इस बार कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत एग्जाम जो है वो लिया जाएगा और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। इस साल 13,45,939 परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और इसके लिए 1471 केंद्र भी बनाए गए हैं। इसमें 6,48,518 छात्राएं हैं, जबकि 6,97,421 छात्र शामिल हो रहे हैं। अगर पटना जिले की बात कर ले तो यहाँ 84 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पटना जिले में 37,817 जो है वो छात्राएं हैं, जबकि 41,039 छात्र शामिल हो रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष की अगर माने तो इंटर परीक्षा में पूछे जाने वाले हर सवाल का विकल्प भी दिया जा रहा है। इस बार हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और इस बार चूंकि कोविड का दौर है, लिहाजा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर परीक्षा केंद्र के जितने भी प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए परीक्षा केंद्र को प्रतिदिन सैनिटाइज भी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में 9:20 तक परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्रथम पाली के जो परीक्षार्थी हैं वो 9:20 तक हर हाल में परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं, चूंकि 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो परीक्षार्थियों को इस बात का ध्यान रखना होगा। और बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र के बाहर 100 मीटर के दायरे में जितने भी साइबर कैफे हैं, प्रिंटर और फोटो स्टेट की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। और इसके अलावा ये भी अधिसूचना जारी की गई है कि सभी परीक्षा केंद्र के बाहर 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। एक चीज जो परीक्षार्थियों को ध्यान देना है वो ये है कि 9:20 पर वो हर हाल में परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, चूंकि हालांकि अभी कोविड का प्रोटोकॉल जारी है, सड़कें उतनी जाम नहीं रहती, लेकिन फिर भी
कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट जाती है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परीक्षा हॉल में 9:20 पर हर हाल में उनके लिए पहुंचना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा जो है वह उनकी परीक्षा जो है 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, आम बजट के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश होने वाले रेल बजट को लेकर रेल यात्रियों में उत्साह है। रेल यात्रियों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में रेल किराया नहीं बढ़ेगा और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का केंद्रीय वित्त मंत्री ध्यान रखेंगी। इसको लेकर पटना जंक्शन रेल यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश होता है और इस बात जो है संसद भवन में जो ये आम बजट पेश होना है, तो इसको लेकर के जो यात्री हैं वो क्या चाहते हैं, हम बात करते हैं। पटना जंक्शन पे यात्री के साथ मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, क्या उम्मीद करते हैं इस बार बजट में क्या होना चाहिए? इस बार बजट में आम बजट के लिए होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके हिसाब का बजट होना चाहिए। जैसे रोजमर्रा की जो भी वस्तुएं हैं वो सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। रेल को लेकर के और रेल से ये है कि रेल का किराया भी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना काल में काफ़ी रेल का किराया हमने देखा है कि एक्सीड कर गया है, जो आम आदमियों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करीब हाँ, चलिए कम होना चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, रुएल मरांडे है सर। रेल बजट में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर यही चाहते हैं कि जो अपना रेल का किराया है वो सस्ता हो जाए, कि आने जाने में सुविधा होगा। ट्रेनें टाइम पे चले। जी सर। देखिए, ये ट्रेनें टाइम पे चले, ये कह रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया, इस बार बजट आ रहा है, आम बजट के साथ ही रेल बजट आता है अब, तो क्या चाहते हैं, किस तरह की बजट रेल के लिए होनी चाहिए? आम पब्लिक को सुविधा मिले, सब चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, सब चीज़ को देखते हुए कुछ अच्छा हो, जो कि मीडियम क्लास व्यक्ति को अच्छा सब कुछ मिले। और क्या, ट्रेन में रिजर्वेशन की जो संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, और मतलब लोगों का टिकट का फेयर जो बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग गुजारिश करेंगे हाँ, कुछ फेयर कम हो, लोगों को सुविधा मिले, आने जाने में सुविधा हो। लोगों का कहना है कि आम बजट के साथ कि रेल बजट आता है, तो इस बात का ध्यान वित्त मंत्री को रखना चाहिए कि जो रेल का किराया है वो ना बढ़े, सुविधाएं जो हैं वो बढ़े, और ख़ास तौर पे जो कोरोना के दौरान जिस तरह से सुविधाओं में कमी की गई है उसे पुनः बहाल किया जाए। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार में कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं। प्रशासन सख्ती से जांच कर रहा है और मास्क नहीं पहनने वालों पर लगातार जुर्माना लगाया जा रहा है। पटना में मास्क चेकिंग अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है और इस वक्त एक शख्स जो बाइक से जा रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। पुलिस वाले ने उन्हें रोका और उनकी फाइन काटी जा रही है। सर, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? सर, अभी मैं चाय पी करके तुरंत गाड़ी निकाला यहाँ से, बस इसीलिए मास्क नहीं लगाया। मैं मास्क लगा, लेकिन मास्क लगाना चाहिए ना। यस, आई शुड, गलती हो गई ना। आई शुड वेयर मास्क, इट इज माय फॉल्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है। देखिए, मैं सबको बता रहा हूँ, मास्क पहनिए। ये लोग जो काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन बहुत खर्च हो रहा है इनका, ये ड्यूटी अपना कर रहे हैं। आपकी भलाई करिए, हमारी भलाई करिए, हमारी बहुत बढ़िया। सर, ये अभियान पूरे पटना में चलाया जा रहा है? हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ भी सरकार का जो गाइडलाइंस होता है, मार्क्स फाइन, अपराधी दृष्टिकोण से वाहन फाइन और 4 व्हीलर सब चेकिंग हो रहा है, क्योंकि आए दिन घटना होते रहा, ज्वेलर्स भी रहा है, उसके देखते हुए अनसुन सब चेकिंग हो रहा है। उसके साथ मार्क्स फाइन भी हो रहा है कि पब्लिक लोग सचेत हो। ये तक ये चलता रहेगा। 6 के बाद रिवीजन सरकार करेगी, कुछ ढील देगी, तब हम लोग फिर जैसा गाइडलाइन है हम लोग फॉलो करवाने का। पटना के जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन तय किया गया है कि जो भी बिना मास्क के निकलेंगे उन पर फाइन लगाया जाएगा, और ऐसे ही जो भी शख्स बिना मास्क के निकल रहे हैं उनका फाइन काटा जा रहा है। और एक शख्स का ये फाइन काटा गया, उन्हें रसीद थमाई गई। तो अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो बिना मास्क मत निकलिएगा, वरना आपका भी फाइन कट सकता है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और खबर किशनगंज से, जहां अंधविश्वास के कारण एक दंपति ने अपने घर को ही खुद ही तोड़ दिया। मामला टेढ़ागाछ प्रखंड के बीबी थाना क्षेत्र के कालपीर पंचायत का बताया जा रहा है, जहां मुस्ताक आलम और अनवरी बेगम ने बुरे सपने की वजह से अपने पक्के मकान को तोड़ दिया। दंपति ने इंदिरा आवास के तहत मिले पैसे से अपना मकान बनाया था। उनके मुताबिक मकान कब्रिस्तान के पास होने की वजह से उन्हें रात में बुरे सपने आते थे। सपने में उन्हें जानमाल की हानि की बात सुनने को मिलती थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने मकान को ध्वस्त कर दिया। दंपति की ओर से मकान तोड़ने की घटना से इलाके में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है।
तो अब क्या करना है? यहाँ तोड़ दिए हैं तो यहाँ नहीं रहना है। यहाँ नहीं रहना है, उनको घर जाना है। यहाँ ये समस्या हुआ था क्या कि जो हम घर बनाए थे तो परिवार को भी सपनाया था, और हमारा अम्मी को भी सपनाया कि ये घर लेकर के रहोगे तो बाल बच्चा तुम्हारा रहेगा नहीं। और देखिए, सहरसा में जमीन विवाद की वजह से आए दिन हत्या और गोलीबारी की घटना आम बात है। भूमि से जुड़े विवाद को लेकर लोग थाने और ब्लॉक का चक्कर लगाकर थक जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही हाल कहरा प्रखंड का है, जहां पर जमीन विवाद से परेशान लोग सदर थाना और अंचलाधिकारी पर जमीन माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। सदर थाना के सरही मोहल्ले के व्यक्ति ने पुलिस और अंचलाधिकारी पर भूमि माफिया से मिलीभगत कर मकान का काम बाधित करने और दस्तावेज सही होने के बाद भी जमीन पर धारा 144 लगाने का आरोप लगाया है। अन्य लोग भी पुलिस और प्रशासन पर जमीन माफिया से साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अंचलाधिकारी ने खुद के ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, जबकि सहरसा डीएम भूमि विवाद को लॉ एंड ऑर्डर में प्रमुख समस्या मानते हुए इसे थाने में ही लोक अदालत के जरिए निपटाने की बात कह रहे हैं। आने से पहले से हम लोगों का दखल है इसके ऊपर, पूरा पेपर अप टू डेट है, इसमें होल्डिंग टैक्स वगैरह भी कटता है। 2 महीना से ये मकान हम लोग जो है सो यहाँ बना रहे थे। पिछला 1 सप्ताह से पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और लगता है ऐसा कि पुलिस ही पार्टी है। आप यहाँ बैठे हो, क्या मामला सर यही है कि भू माफिया जो है कि सहरसा में सबसे बेसी हो गया है सर। सहरसा में न्याय नहीं होता है, सिर्फ लिख दिया जाता है कि आपको न्याय मिल जाएगा, लेकिन सर न्याय नहीं मिलता है। ये जो सराई मोहल्ले का जो रोशन झा का क्या मामला है? उसके बारे में हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। ध्यान में आपको नहीं आ रहा है? आप भी उस जमीन पे कई बार गए हैं, आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सराई मोहल्ले में जो है रोशन झा का जो जमीन है 22 कट्ठे का कोई हमारा तरफ से कोई किसी तरह का प्रस्ताव नहीं दिया। समाज में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी अपराध की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं या अन्य लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, उसका मेन मुद्दा कहीं ना कहीं ज़मीन ही आके खड़ा हो जाता है। तो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उसके लिए स्पेशल कोर्ट लगाया जाता है आज। और वहीं कटिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस तीसरी आंख की मदद लेने की तैयारी में है। हर चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है और पूर्व में लगे कैमरों को ठीक भी लगातार यहां पर किया जा रहा है, जिससे किसी भी वारदात की जांच और उसमें शामिल अपराधी की पहचान आसानी से हो सके और अपराध पर नियंत्रण लग सके। स्थानीय लोग और व्यापारी प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ कर रहे हैं और अपराध नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से लिए गए को बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। उनके मुताबिक शहर में कैमरा के लग जाने से न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगेगा, बल्कि अपराधियों की भी आसानी से पहचान हो सकेगी। आप जानते हैं, हम लोग सबने देखा है विगत कई वर्षों से क्राइम कंट्रोल और क्राइम होने के बाद उससे संबंधित जो विस्तृत जानकारी है वो प्राप्त करने में सीसीटीवी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कटिहार में पूर्व से भी सीसीटीवी कैमरा कई जगह लगे हुए हैं, लेकिन इस पूरे नेटवर्क को बनाने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, जिसमें एसपी ऑफिस के माध्यम से हमें चिन्हित करके स्थल दिए गए हैं जहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है। तो नगर निगम के योजना से हम लोग इसको आच्छादित करेंगे। सीसीटीवी कैमरा से निश्चित रूप से लगने से लाभ मिलता है और जो अपराधी अपराध करते हैं वो पकड़े जाते हैं, उनका चिन्ह उनका जो है उससे मिलता चिन्हित होते हैं। तो हम लोग इसको जो है बहुत ही पॉजिटिव भेव से देखते हैं और ये अच्छी पहल है माननीय जिला पदाधिकारी महोदय की और आरक्षी अधीक्षक महोदय की। हम लोग इसकी सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं। वही देखिए, पगपग पोखर वाले मधुबनी जिले में तालाब की देखरेख में लापरवाही के चलते कई तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। मधुबनी में नेपाल से सटे बासोपट्टी में 52 बीघे में फैले बबनदेई तालाब की पहचान जिले के सबसे बड़े तालाब के रूप में रही है, लेकिन अतिक्रमण और गंदगी के चलते ये ऐतिहासिक तालाब भी अपनी पहचान खोता जा रहा है। कभी मधुबनी की शान कहे जाने वाले बबनदेई तालाब की बदहाली का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। तालाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पग पग पोखर होने की बात है, कई कहावत हैं जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पग पग पर पोखर है। अभी मैं यहाँ आपको
मधुबनी ज़िले का जो बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा तालाब है ये बासोपट्टी में बभनदई नाम का ये तालाब है। बताया जा रहा है कि ये 52 बीघे में ये तालाब फैला हुआ है और ये काफ़ी इस इलाके में ये ऐतिहासिक तालाब है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ लोगों का कहना है कि ये तालाब यहाँ बासोपट्टी की क्या मतलब बल्कि पूरे मधुबनी ज़िले की एक खास पहचान रही है। लेकिन आप अभी इसकी जो ये किस हाल में है ये तालाब, इसकी बदहाली आप देख सकते हैं कि यहाँ तालाब के चारों किनारे गंदगी फैली हुई है और यहाँ काफ़ी जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि तालाब की ज़मीन पर बहुत हद तक यहाँ अतिक्रमण भी हो चुका है। ऐतिहासिक तालाब था यहाँ, लेकिन अब फिलहाल इसका जो सुंदरीकरण होना अनिवार्य है। देखना पूरा गंदगी और अतिक्रमण लोग करते जा रहा है। हम यही आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम इसका जीर्णोद्धार हो, अतिक्रमण से मुक्त हो तालाब। कथित बात है कि पूर्व में कई बार सौंदर्यीकरण के लिए, सफाईकरण के लिए शायद इसमें पैसा भी आया था ऊपर से, लेकिन स्थानीय नेता के द्वारा या किसी के द्वारा इसमें जागरूक नहीं होने के कारण अभी तक इसका ये बदहाली है। और चारों तरफ से जो देख रहे हैं कि 52 बीघा का तालाब अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़